नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सहारा इंडिया परिवार की और इसके संस्थापक सुब्रत रॉय। मतलब ये बहुत ही पेचीदा मामला रहा है ना? हाँ बिल्कुल, काफी उलझा हुआ। हमारे पास कई सारे लेख हैं, कानूनी दस्तावेज भी हैं, रिपोर्ट्स हैं और हमारी कोशिश है कि इस लंबी कहानी के जो जरूरी हिस्से हैं उन्हें समझा जाए। सही है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शायद 1978 गोरखपुर से। हाँ, 1978 गोरखपुर, एक छोटी सी चिट फंड कंपनी। और देखते ही देखते ये फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, मतलब हर जगह फैल गए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया। यहाँ तक कि एक टाइम में कहते थे कि इंडियन रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा लोग यही काम करते थे। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता। ये तो वाकई बड़ी बात है। बहुत बड़ी। लेकिन फिर 2010 के आसपास चीजें बदलने लगी। अच्छा, क्या हुआ तब? जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, सेबी। उनकी नजर पड़ी सहारा की दो कंपनियों पर, एक SIRCL और दूसरी SHICL। ओके। इन्होंने क्या किया कि 2008 से 2011 के बीच एक खास किस्म के बॉन्ड होते हैं, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या OFCDs। हाँ, सुना है इनके बारे में। इनके जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से मतलब पैसा जुटाया और रकम थी लगभग 24,000 करोड़ रुपए। 3 करोड़ निवेशक, 24,000 करोड़, ये आंकड़ा तो मतलब बहुत ही बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और यहीं से फिर वो कानूनी पेच शुरू हुआ। सेबी को दिक्कत क्या थी इससे? सेबी का मानना था कि इतने सारे लोगों से पैसा लेना ये तो पब्लिक इशू हो गया, जिसके लिए कायदे कानून काफी सख्त होते हैं। अच्छा। लेकिन सहारा कह रही थी कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, शायद नियमों से बचने की कोशिश थी। तो सेबी ने एक्शन लिया। बिल्कुल। नवंबर 2010 में सेबी ने सहारा और सुब्रत रॉय पर रोक लगा दी कि आप और OFCDs जारी नहीं कर सकते और निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा। तो फिर मामला कोर्ट गया होगा। जाहिर है, पहले गया सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल मतलब SAT में। वहां सेबी की बात सही मानी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट। और अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के हक में ही फैसला दिया। एकदम साफ कहा कि सहारा को निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। कितना पैसा? वही 24,000 करोड़। वो 24,000 करोड़ और उस पर 15% सालाना ब्याज भी। 15% ब्याज, ये तो मतलब रकम बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। और वो पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी बड़ी अजीब थी ना, वो ट्रकों वाली कहानी। हाँ, वो तो काफी ड्रामा हुआ था। 2013 में सहारा ने 127 ट्रक भर के दस्तावेज भेजे सेबी को। 127 ट्रक? जी। लेकिन जब सेबी ने जांच की तो पता चला कि कई रिकॉर्ड्स तो अधूरे हैं, कुछ पढ़े ही नहीं जा रहे, कुछ संदिग्ध लग रहे थे। तो मतलब शक होने लगा कि 3 करोड़ निवेशक सच में हैं भी या नहीं। बिल्कुल। ये सवाल और गहरा गया। क्या ये आंकड़ा शुरू से ही बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था? क्या सिर्फ फंड जुटाने को सही दिखाने के लिए रिकॉर्ड्स का ऐसा हाल शक तो पैदा करता है। सही बात है। और सुब्रत रॉय, उन पर क्या एक्शन हुआ? देखिए, कोर्ट का आदेश था पैसा लौटाने का। जब वो पूरा नहीं हुआ तो फरवरी 2014 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला। अरेस्ट हुए वो? हाँ, वो कोर्ट में पेश नहीं हुए तो मार्च 2014 में उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। बाद में मई 2016 में पैरोल मिली उन्हें। और इस सब के बीच पैसा लौटाने का क्या हुआ? ब्याज तो बढ़ता ही जा रहा था। कितनी रकम हो गई थी अंदाजन? अंदाजा है कि ब्याज मिलाकर देनदारी 40,000 करोड़ से भी ऊपर चली गई थी। 40,000 करोड़? हाँ। हालांकि सहारा ने सेबी के पास एक स्पेशल रिफंड अकाउंट में किस्तों में पैसा जमा कराया है। कुल मिलाकर करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा। 25,000 करोड़ जमा हो गए? तो फिर तो निवेशकों को पैसा मिला होगा। यही तो पेंच है। पैसा जमा तो हुआ पर असल निवेशकों तक पहुंचा बहुत कम है। अच्छा, ऐसा क्यों? यही तो इस मामले की सबसे बड़ी पहेली है। देखिए, फरवरी 2025 तक का अगर आंकड़ा देखें तो सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा थे करीब 15,775 करोड़। ये ब्याज मिलाकर बड़ी ही रकम है। ठीक है। लेकिन इसमें से सिर्फ 2,314 करोड़ रुपए ही असल योग्य निवेशकों को दिए जा सके हैं। सिर्फ इतना? वजह क्या है? कई वजहें बताई जाती हैं। या तो निवेशक मिल नहीं रहे, या उनके दावे ठीक नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, या फिर प्रक्रिया ही इतनी मुश्किल है। मामला इतना पेचीदा हो गया कि सरकार को जुलाई 2023 में एक अलग पोर्टल बनाना पड़ा, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, खास तौर पर सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए। और फिर नवंबर 2023 में सुब्रत रॉय का निधन हो गया। हाँ। लगा था शायद अब कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन लगता है मामला अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ नई FIRs भी हुई हैं हाल में। हाँ,
मामला रुका नहीं है। अभी जुलाई 2025 में ही मध्य प्रदेश और झारखंड में सुब्रत रॉय के परिवार के कुछ लोगों और कंपनी अधिकारियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज हुई है। किस बारे में है ये एफआईआर? आरोप यह है कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए जो संपत्ति बेचनी थी उसे अवैध तरीके से बेचा गया और वो पैसा रिफंड खाते में डालने के बजाय कहीं और लगा दिया गया। ओह, और ईडी भी तो जांच कर रही है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? जी हाँ, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से देख रही है। वो कह रहे हैं कि उनकी जांच देश भर में जो सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई हैं उन पर आधारित है। धोखाधड़ी, पॉन्जी स्कीम चलाने जैसे गंभीर आरोप हैं उनमें। ईडी ने कोई एक्शन लिया है? हाँ, अप्रैल 2025 में ईडी ने सहारा की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। इसमें आमवे वैली है, सहारा प्राइम सिटी की जमीनें हैं और जुलाई 2025 में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं इसी सिलसिले में। तो मतलब ये एक बहुत ही बड़ा वित्तीय गड़बड़ी का मामला है और असर करोड़ों छोटे निवेशकों पर पड़ा है। बिल्कुल। सालों की कानूनी लड़ाई हो गई, गिरफ्तारी हुई, सुब्रत रॉय का निधन भी हो गया, लेकिन पैसा असल हकदारों तक पहुंचाना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा। और ये जो हालिया एफआईआर है, ईडी की कार्रवाई है, ये दिखाती है कि कहानी अभी बाकी है। ये पूरा मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है। हमारे रेगुलेटरी सिस्टम कितने असरदार हैं, पारदर्शिता कैसे आए, और सबसे बड़ा सवाल ये कि जो इतनी बड़ी रकम है इसके असली हकदार कौन है, उन तक ये पैसा पहुंचेगा कैसे। और एक बात जो मुझे बार बार सोचने पे मजबूर करती है, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया, अगर सच में करोड़ों निवेशक थे तो वो आज सामने क्यों नहीं आ पा रहे, या उन तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ रिकॉर्ड की गड़बड़ी है या कुछ और भी है इसके पीछे? ये सवाल इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना देता है।